जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम आज पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, कक्षा 10 जो कला संस्कृति और इतिहास की बुक है उसमें 10वां अध्याय राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल को देखने जा रहे हैं। इस वाली क्लास में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें 100% प्रश्न इसमें से आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। आज ये अपना छठा जो है वीडियो है, छठी क्लास है। इससे पहले 5 वीडियो अपन ने पढ़ चुके। 5 वीडियो के अंतर्गत आज वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे शेखावाटी से। इससे पहले वाले में अपन ने झालावाड़ देख लिया था। झालावाड़ में गागरोन का किला, भवानी नाट्यशाला और सूर्य मंदिर, बौद्ध गुफाएं और स्तूप, ये हमने पढ़ लिए हैं। तो शुरू करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं सबको पता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये 3 जिले शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सबसे पहले देख रहे हैं अपन ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में पड़ता है? ताल छापर अभ्यारण्य। तो सर ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये चूरू जिले में पड़ता है। ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलिया करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे जो है पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण, ये याद रखना आप, तो काले हिरण की ये सेंचुरी ताल छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर और चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरण का ये अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों लताओं से आच्छादित है और यह हिरणों के साथ साथ रेगिस्तानी लोमड़ी भी यहाँ रहती है। जंगली बिल्ली भी देखने को मिलती है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ पर चील, आइबीज, दक्षिणी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर भी आदि देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसमें आपने को याद रखना है। तो ताल छापर कौन से जिले में है? चूरू जिले में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग, ठीक है। एक कुर्जा भी ध्यान रखना, कुर्जा पक्षी भी आता है। कुर्जा पक्षी ताल छापर और जोधपुर का जो खींचन गांव है उस दोनों के लिए कुर्जा पक्षी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मंडावा। मंडावा ये पड़ता है झुंझुनू में। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र रहा था मंडावा। किस का? मध्य पूर्व और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का ये केंद्र रहा है। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था मंडावा से। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया था। तो मंडावा पर शासन किसने किया था? नवल सिंह ने। मंडावा में एक किला बना हुआ है। किले के चारों तरफ नगर बसाया है। अनेक बड़े व्यापारी आकर के यहाँ पर बस गए। तो व्यापारी केंद्र है तो व्यापारी तो आकर के बसेंगे। जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब की हवेलियों की नींव रखी। इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम, आकर्षक और मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। तो मंडावा कहाँ पड़ता है? आप ध्यान रखना, मंडावा ये झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है जी। इसके अलावा खेतड़ी महल की बात करें। खेतड़ी महल देखिए। खेतड़ी महल झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है? तो आप बताना, खेतड़ी के महल। 1770 में इस महल का निर्माण होता है। कब होता है हवा महल का, खेतड़ी के हवा महल का? तो 1770 में। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि खेतड़ी महल में
कोई झरोखे और द्वार नहीं है फिर भी इसे हवा महल कहते हैं। कोई भी झरोखे और द्वार नहीं है फिर भी इसको अपन हवा महल कहते हैं। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण इसको हवा महल कहते हैं। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ है, मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो कि किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। तो खेतड़ी का महल भी कहाँ है? खेतड़ी के महल भी अपने झुंझुनू में है। ठीक है, निर्माण कब हुआ है? 1730 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें श्रद्धानाथ जी का आश्रम। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। ये कहाँ है? तो लक्ष्मणगढ़ ये सीकर में पड़ता है। अमृतनाथ जी महाराज का शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित ये आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर से रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। लक्ष्मणगढ़ के पास में है। यह आश्रम श्रद्धानाथ जी के साधनामय जीवन की झांकियां श्रद्धालु को यहाँ पर देखने को मिलती है। और यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक केंद्र है। नाथ संप्रदाय का केंद्र है। ठीक है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जोधपुर में महामंदिर है। जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। और श्रद्धानाथ जी का आश्रम भी नाथ संप्रदाय का एक केंद्र है। नेक्स्ट बात करें हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह ये है नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में यानी झुंझुनू में ही है। ये भी झुंझुनू में पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है जिसमें मस्जिद और मदरसा है जहां प्राचीन भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। इसके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। तो हजरत कमरुद्दीन शाह की जो दरगाह है वो कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, नवलगढ़। नवलगढ़ कहाँ है जी? नवलगढ़ झुंझुनू में। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। कुछ भारतीय और कुछ विदेशी फिल्में, कुछ भारतीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। नवलगढ़ है। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। नवलगढ़ का किला किसने बनाया है? नवल सिंह ने बनाया है, जिसके पास में निवास रूप निवास है, उद्यान है, फव्वारों से सुशोभित है। तो नवलगढ़ किला झुंझुनू में है। किसने इसका निर्माण करवाया? ठाकुर नवल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। चले आगे। लक्ष्मणगढ़ का किला। लक्ष्मणगढ़ का किला ये कहाँ है? सीकर में है। लक्ष्मणगढ़ नगर में ये किला गौरवशाली स्थापत्य कला का एक नमूना है। पूरे विश्व में स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है जो यहाँ की बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता। तो लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ पर है जी? सीकर में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फतेहपुर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। फतेहपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 1508 में नवाब फतेह मोहम्मद ने इसकी स्थापना की है। उन्होंने यानी कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। फतेहपुर किले का निर्माण करवाया है। ये शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना जाता था। फतेहपुर जो है सीकर की राजधानी हुआ करती थी। आज फतेहपुर शेखावाटी का लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। शेखावाटी की लोकप्रिय राजधानी किसे कहते हैं? फतेहपुर को कहते हैं। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है जिसमें द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर एक तो राजसमंद में है और एक फतेहपुर सीकर में। सिंघानिया हवेली ये कई बार पूछा हुआ है। सिंघानिया हवेली,
सिंघानिया हवेली कहाँ है? तो फतेहपुर सीकर में है। नादिन ले प्रिंस कल्चर सेंटर, ठीक है, यह भी ध्यान रखना। नादिन ले प्रिंस कल्चर सेंटर कहाँ है? फतेहपुर में है। और फतेह चंद की हवेलियां ये भी अपने सीकर में है। तो फतेहपुर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? फतेहपुर स्थापना इसकी नवाब फतेह मोहम्मद ने कब की? 1508 में। फतेहपुर का किला किसने बनाया? नवाब फतेह मोहम्मद ने। कब बनाया? 1516 ईस्वी में। और द्वारिकाधीश मंदिर है, सिंघानिया हवेली है, नादिन लेक प्रिंस कल्चर सेंटर है और फतेह चंद की हवेलियां ये फतेहपुर सीकर में है। तो ये शेखावाटी को अपन ने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद बात करते हैं जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहां पर दे रखे हैं? मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। मेहरानगढ़ की इसका संरक्षण समृद्धि और मजबूत और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ का किला है। ये ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। ये इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इनके दूसरे द्वार पर किए गए तोपों के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोकों के लिए, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों, मोती महल, फूल महल, शीश महल चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। तो ज्यादा चीजें तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो नहीं दे रखा है, फिलहाल इसमें यही दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ का जो किला है ये जोधपुर में है, ठीक है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा कहाँ है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर में है। 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में श्वेत संगमरमर, सफेद संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। किसको समर्पित है? जसवंत सिंह द्वितीय को, जिसका निर्माण उसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। अभी पूछा भी है हाल ही में, जो कंप्यूटर टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? सरदार सिंह के द्वारा किया गया। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं, ठीक है। तो जसवंत थड़ा ये 19वीं शताब्दी के अंत में बना है, सफेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया हुआ है और सरदार सिंह ने इसको निर्माण किया, बनाया है। राजस्थान का ताजमहल इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं मंडोर। मंडोर, इस स्थान का प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मांडव्यपुर। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। मारवाड़ राज्य की राजधानी जोधपुर थी। जोधपुर, राव जोधाजी ने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया था। उससे पहले ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र जोधपुर से मारवाड़ क्षेत्र की जो राजधानी है वो मारवाड़ की राजधानी मंडोर ही रहा करती थी। उससे पहले ये प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी। मंडोर राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल भी यही था। रावण का ससुराल भी मंडोर में था। मंडोत्री यहीं की राजकुमारी थी। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। रावण का मेला कब लगता है? तो होली के दूसरे दिन, और दशहरे के दिन अपन रावण को जलाते हैं। उस दिन ये रावण की पूजा करते हैं। मंडोर में रावण का मंदिर बना हुआ है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक और छत्रियां हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छत्रियों की अपेक्षा यहाँ पर हिंदू मंदिरों की संरचना पर, जो मंदिर वगैरह ये छत्रियां बनी हुई है वो हिंदू मंदिरों की संरचना पर बने हुए हैं।
ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कायलाना झील, कायलाना झील कहाँ है? कायलाना, तो कायलाना झील जोधपुर में है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, कायलाना इंपॉर्टेंट है ये कायलाना झील। जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना, कृत्रिम झील है, एक तो प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर है पिकनिक स्थल है, कैनवास के चित्र जैसी देखने दिखती है। इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है और आरटीडीसी के माध्यम से, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से झील में विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहाज भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपनी कायलाना झील है, जोधपुर में है, ये ध्यान रखना है। मीठे पानी की झील है। माचिया सफारी उद्यान, माचिया सफारी उद्यान ये देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो बताएंगे माचिया सफारी उद्यान। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान है। ये पक्षी विहार है, यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़िया, विशाल चिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदर जैसे पशु यहाँ पाए जाते हैं। और यह उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। तो माचिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर में है। यह देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। बालसमंद झील, बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में एक मंडोर के एक जल स्रोत के रूप में किया गया है। 1159 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है ना, ध्यान रखना। इसमें नहीं लिखा हुआ है। प्रतिहार शासक बालक राव या बाउक ने, बालक राव या बाउक ने इसका निर्माण करवाया। बालक राव या बाउक, बालक राव ने इसका निर्माण करवाया है। बाद में बालसमंद झील के किनारे एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। ये हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु पक्षियों एवं लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं इसके आसपास है। ये झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है, बालसमंद झील। जब भी जाओ जोधपुर जरूर जा करके आना बालसमंद झील। ठीक है जी, तो अभी अपन ने जोधपुर जिला कंप्लीट किया है। आगे जिला आ रहा है करौली। करौली, करौली के कौन कौन से पर्यटन स्थल है? केला देवी का मंदिर है, सब जानते हैं। केला देवी का मंदिर कौन से जिले में है? करौली जिले में है सर। करौली के बाहरी इलाके के लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो त्रिकुट पर्वत की घाटी में। ठीक है, एक तो त्रिकुट पर्वत अपन ने कल पढ़ा था, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ, सोनारगढ़ किला, और त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। और काली सील नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो बताना आप, काली सील नदी के किनारे हैं। यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई, ऐसी मान्यता है। केला देवी के मंदिर में मतलब 1100 ईस्वी में इसकी स्थापना की है। केला देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में यहाँ पर मेला लगता है, चैत्र महीने में मेला लगता है। और यहीं पर हनुमान जी का मंदिर है, केला देवी के मंदिर के पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। लोग इस मंदिर को लांगुरिया के नाम से जानते हैं। और यहीं पर मीणों के द्वारा इस मेले में लांगुरिया नृत्य करते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं और लांगुरिया
नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। किस देवी की आराधना में? केला देवी की आराधना में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है श्री महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर 19वीं सदी में, महावीर जी का मंदिर करौली में 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प की संरचना है। श्री महावीर जी का मंदिर जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है भाई, जैन तीर्थ स्थल है, ये भी ध्यान रखना। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें से एक दो छोड़ एक दो कैसे पूछा जा रहा है कि बेलवाड़ा के जो मंदिर है कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से समुदाय से संबंधित है, ठीक है। सोनी जी की नसिया कौन से समुदाय से संबंधित है, तो ऐसे महावीर जी का भी पूछ ले। महावीर जी का मंदिर जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो महावीर जयंती आती है से लेकर के वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, एकम तक मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। तो महावीर जी का मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती आती है, वहां से लेकर के बाद वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक के महावीर जी के यहाँ पे मेला लगता है। और महावीर जी के यहाँ की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की। और शंकर नस्ल का बाजरा भी महावीर जी का प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली का। चलो आगे आया मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी देखो यहाँ इसमें करौली में दिया, वैसे दौसा में आना चाहिए। मेहंदीपुर जो बालाजी हो सकता है, या तो प्रिंट मिस्टेक रही हो कि मेहंदीपुर बालाजी दौसा में आते हैं। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और जो बीमार लोग होते हैं उनको यहाँ लाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाते हैं। तो ये थे मेहंदीपुर बालाजी। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा। कोटा जिले की बात करते हैं। कोटा जिला, कोटा बैराज चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए, चंबल नदी आ रही है एमपी के जानापाव पहाड़ी से आ रही है, तो इस पर 4 बांध बने हुए हैं। चारों बांधों का नाम ध्यान रखना। एक तो गांधी सागर बांध कौन से जिले में है? गांधी सागर बांध ये जिला एमपी राज्य में, एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में। फिर है राणा प्रताप सागर ये कौन से जिले में है? राणा प्रताप सागर सर चित्तौड़गढ़ जिले में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। फिर इसके आगे जवाहर सागर ये कोटा जिले में है। और सबसे लास्ट में है कोटा बैराज। तो इन चारों बांधों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी किसकी बात करेंगे अपन? कोटा बैराज की बात करेंगे। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जल धाराओं के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। कब ये फुल भरे और इसके गेट खोले। बैराज के पास ही भगवान शिव का कंसुआ मंदिर है। कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है जहां एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, कंसुआ मंदिर कहाँ है? तो कोटा में, कोटा बैराज के समीप है। नेक्स्ट है मुकुंदरा बाग परियोजना। ये राजस्थान की तीसरी बाग परियोजना है। भी वर्तमान में कितनी बाग परियोजना राजस्थान में? 4। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चला गया राजस्थान में? रणथंभौर। उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सरिस्का। और तीसरे नंबर पे कौन सा? ये मुकुंदरा। और चौथा जो बाग परियोजना है वो है रामगढ़ विषधारी बूंदी में।
यस, तो मुकुंदरा बाग परियोजना कोटा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर रावतबाटा मार्ग से सेलजर तथा कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलजर तक बाघ अभ्यारण्य का दृश्यावलोकन किया जाता है। यह अभ्यारण्य सघन वन क्षेत्र है जहां पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तथा काफी संख्या में देशी प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। तो मुकुंदरा बाग परियोजना आप कोटा याद रख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट है जग मंदिर महल। जग मंदिर महल, एक जग मंदिर तो उदयपुर में है, दूसरा जग मंदिर अपने कोटा में भी है। कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवरी ने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो जग मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो कोटा के दुर्जन साल और उनकी रानी ब्रज कंवर ने करवाया था। और यहाँ पर किशोर सागर भी है, किशोर सागर जलाशय कहाँ है, तो कोटा में है। यहाँ पर पर्यटकों द्वारा पावर मोटर बोट नाव है, जेट स्की तथा बच्चों है तो अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ सायकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है। जब भी कोटा जाओ तो आपको यहाँ पे जग मंदिर ये देख करके आना, जहां पर शाम के समय जो लेजर फिल्म एंड साउंड शो होता है उसको जरूर देख करके आना, क्योंकि ये कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबेड़ा महल। अबेड़ा महल कहाँ है, अबेड़ा महल तो अबेड़ा महल अबेड़ा महल कोटा में है। और अबेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो अबेड़ा महल का निर्माण देखते हैं अभी। अबेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया। इसका जो निर्माण है वो 18वीं शताब्दी में किया गया। यहाँ महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित है, जिसमें राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित गया था। कौन सी रानी है, राजकुमारी धीरदेव के द्वारा, जिससे ज्यादा वन्य जीव और पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। महाराणा उमेद सिंह के शासन काल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था। अबेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। तो अबेड़ा जो महल और अबेड़ा तालाब दोनों कहाँ हैं, दोनों के दोनों कोटा में। अबेड़ा के महल कोटा में है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नागौर। नागौर की तरफ बढ़ते हैं। नागौर के कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है तथा इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए भी पसंद की जाती है लाडनू की साड़ियां। यहीं पर जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया है। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। पूछते हैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है, लाडनू नागौर में का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र है लाडनू में। विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही रहने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। चले आगे। नेक्स्ट है बड़े पीर साहब की दरगाह। बड़े पीर साहब की दरगाह ये भी कहाँ है, तो बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में
सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया है। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही से लिखा है। इस कुरान जो शरीफ है इसको हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी सुनहरी स्याही से लिखा है। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी यहाँ पर दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो सन 1805 के देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ के जो सिक्के मिले हैं इसमें अब्राहम लिंकन की छवि है 1805 ईस्वी के। नेक्स्ट है जोरडा नागौर। जोरडा नागौर, जोरडा नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर तहसील में स्थित जोरडा एक गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण यह प्रसिद्ध है। हरिराम बाबा की जन्मस्थली है जोरडा नागौर। लोग देवताओं में भी आते हैं और संतों में भी आते हैं बाबा हरिराम। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह के भाद्रपद जो चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर जोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। या आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी जगहों के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष आने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इस संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय तथा दर्शन करने योग्य वस्तुएं भी रखी गई है। तो ध्यान रखना जोरडा नागौर कौन से संत के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा हरिराम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं पाली। चलो पाली की बात करें तो पाली में रणकपुर जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, अरावली के बीच में घाटियों से घिरा है भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। रणकपुर जैन मंदिर है। हीरे जैसे चमकते और तरासे गए मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को यह समर्पित है। राज्य के शासक महाराणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, तो याद रखना जो रणकपुर जैन मंदिर है वो किसके शासन काल में बना था? महाराणा कुंभा के शासन काल में बना है। कुंभा के एक मंत्री हुए थे जैन दर्णक शाह। दर्णक शाह ने इसका निर्माण करवाया, जिसमें 1444 खंबे हैं, स्तंभों का वन कहते हैं। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मथई नदी के किनारे ये बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? मथई नदी के किनारे भगवान आदिनाथ को समर्पित है। 1444 खंबे स्तंभों का वन इसे कहा जाता है। चौमुखा मंदिर भी इसे कहते हैं। उल्लेखनीय है कि ये अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एक मंदिर। एक मंदिर नहीं है, यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं। चलो आगे बात करते हैं। जवई बांध पाली में ही आता है। जवई बांध, जवई बांध लूनी की सहायक नदी जवई पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? जवई नदी पर है। सुमेरपुर पाली में ये बना हुआ है। सुमेरपुर पाली में जवई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवई बांध को कहा जाता है। जोधपुर शहर और आसपास पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा
सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुओं और मगरमच्छों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये देखा अपन ने जवाई बांध। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर जिले की। बीकानेर जिले में बीकानेर, उसके बाद में राजसमंद। यस, तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो उसमें देख रहे हैं अपन देशनोक करणी माता का मंदिर है। बीकानेर का जब नाम आए तो अपने दिमाग में आता है करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। टेम्पल ऑफ रेड्स, चूहों का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टेम्पल ऑफ रेड्स या चूहों का मंदिर किसे कहते हैं? तो करणी माता को कहा जाता है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो करणी माता ने यमराज से जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज चूहों के रूप में जिंदा रहेंगे। तो उनका आगे ऐसा माना जाता है कि करणी माता का जो सौतेला बेटा था लक्ष्मण है, वो एक झील है, कोलायत झील है। ठीक है, कोलायत झील में डूब जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है लक्ष्मण की। तो करणी माता ने यमराज को बोला कि आप मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते हैं। तो यमराज ने कहा कि ये तो विधि का विधान, हम जिसको लेने आ गए वो ले करके चले जाएंगे। तो करणी माता ने उनकी शक्ति से उस लक्ष्मण को वापस जीवित कर दिया। तो यमराज ने कहा कि देखो करणी माता, आप नियम तोड़ रहे हैं, तो आज के बाद आपके किसी भी वंशजों को हम लेने के लिए नहीं आएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के जो वंशज है वो चूहा बन करके इस मंदिर में जीवित रहते हैं। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू और दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता का मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बने एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और नए दुल्हा दुल्हन या माता का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। ये थे अपने करणी माता जी देशनोक बीकानेर में। आगे बात करें राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? ये बीकानेर में है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का एक जमावड़ा रहता है, जहां संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी, जिसमें अरबी फारसी के फरमान, निशान, हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है, इसे अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे हुए हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्य और जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड सारे कहाँ मिल जाएंगे आपको? राजस्थान राज्य अभिलेखागार में मिल जाएगा। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण और महत्वपूर्ण है। तो सीधा सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला, इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया है। सन 1589 में सम्राट अकबर के समय ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार, मुगलों का जो है सूबेदार रहा करते थे, बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया है। यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप तथा खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर है। फिर बात करते हैं लालगढ़ पैलेस म्यूजियम।
लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, जिसकी वास्तुशिल्प देख रेख एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जेकब याद रखना, ठीक है। लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन है? जेकब है। जेकब की देख रेख में बनाया है। यह महल पूरी तरह से लाल पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा में बीकानेर का राज परिवार के निवास के रूप में इसी पैलेस के हिस्से में कुछ पार्ट में बीकानेर के राज परिवार रहते हैं और इसी पैलेस के कुछ हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम है। तो श्री शार्दुल म्यूजियम आ जाए कहाँ है तो बता देना, बीकानेर में है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलायत। कोलायत झील है। देखो कायलाना और कोलायत में कंफ्यूजन मत होना। जब भी प्रश्न कोलायत और कायलाना का आ जाता है, कोलायत और कायलाना, तो ऑप्शन में आपको जोधपुर भी मिलेगा और ऑप्शन में बीकानेर भी मिलेगा। कायलाना आ जाए तो जोधपुर बताना, जोधपुर, और कोलायत आ जाए तो बीकानेर बताओगे, ठीक है जी। हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है कोलायत, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है कोलायत, जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रेरणता, इंपॉर्टेंट है भाई, सांख्य योग, सांख्य दर्शन के प्रेरणता कौन है? कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि अपनी उत्तर पश्चिमी की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर इन्होंने तपस्या की थी। तो कपिल मुनि ने तपस्या कहाँ की है? कपिल मुनि ने तपस्या कोलायत में की है। यहाँ स्थित मंदिर, घाट, पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। पुष्कर की तरह भी एक पवित्र झील है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है कोलायत झील में। नेक्स्ट है कतरियासर है। कतरियासर जयपुर रोड पर है। इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देखकर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसी धरती है अपनी राजस्थान की, रेगिस्तान की। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते तथा रेत के दौरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। और कहाँ किया जाता है? जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर, बीकानेर में। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तितर, बटेर और चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा समृद्ध गांव है जी, ठीक है। जब भी जाओ बीकानेर, यहाँ पर भी जरूर जाकर के आना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र है। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंट का रख रखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधित कार्य संपन्न होते हैं।
शहर से 8 किलोमीटर दूर केंद्र 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना हुआ है तथा इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जोहड़ बीड बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद, उसके बाद में सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक, गंगानगर, उदयपुर। खत्म कर देते हैं। कल अपन नया चैप्टर की क्लास लेंगे। यस, राजसमंद में बात करते हैं कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ के सशक्त, प्रबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ के बाद दूसरा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण किला आता है वो है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में इसे बनाया गया। यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने के लिए इस किले की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जब बनवीर ने, दासी पुत्र हत्यारा बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को अपने बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। उदय सिंह का लालन पालन कहां पर होता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी हुई है। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इस किले की दीवारें इतनी मजबूत और चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, जिसकी लगभग लंबाई दे रखी है 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसकी तुलना चीन की दीवार से की गई है, एस्ट्रुकन से की गई है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज संकटकालीन यहाँ पर जो हवाई अड्डा रखा गया था द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया जाता था। प्रश्न आ जाए, विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान की कौन सी झील को इंपीरियल एयरवेज के रूप में उपयोग किया गया? तो राजसमंद झील को किया गया है। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में एक माना जाता है। जो अकाल राहत कार्य है उनमें से इस निर्माण किया गया। इस कार्य के लिए लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसको बनाने में 40 लाख रुपए खर्च हुए। इस झील की जो परिधि की बात करें तो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर गहराई, 30 फीट जल संग्रहण क्षेत्र, तालाब का लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि होने के बावजूद भी माना जाता है कि यह झील भीषण और व्यापक रूप से फैले सूखे के समय सूख जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी झील होने के बाद भी यह सूख जाती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण एक विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारें भरे कीचड़ के समान ये बन गई थी। ठीक है, इतनी बड़ी झील है। कहा जाता है कि 1985 के बाद में केवल 2 बार ही ये पूरी भर पाई थी, कभी भी भरती नहीं, इतनी बड़ी है। अब आया है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के जैसी पीली है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया?
हल्दी घाटी नाम पड़ा है और हल्दी घाटी युद्ध हुआ है। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। 1576 में हुए युद्ध महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाले हल्दी घाटी के पास बगीचा में प्रिय घोड़ा चेतक की भी समाधि है। ठीक है, बलीचा, बगीचा नहीं सॉरी बलीचा गांव है, बलीचा गांव है हल्दी घाटी के पास में, वहां पर बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। फिर बात करते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला, यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाइयां बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभ देव ने करवाया है। पूछा हुआ प्रश्न है, रणथंभौर का किले का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव द्वारा करवाया गया। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया है। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण दुश्मन को घाटी में रोक के रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर का ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहा है। इस किले की यह विशेषता है कि मंदिर जलाशय विशाल द्वार सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है, दीवारों में सुदृढ़ दीवारों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, राजस्थान का जो पहला जोर होता 1301 में वो यहीं पर होता। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने पर अमीर देव चौहान केसरिया धारण किया और उनकी रानी रंग देवी ने जोहर किया था। नेक्स्ट बात करें सिरोही। सिरोही जिले में बात करें गुरु शिखर, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी, गुरु शिखर की चोटी है अरावली की चोटी। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईयों को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए ये तीर्थ स्थल है गुरु शिखर और दत्तात्रेय वाला। नेक्स्ट सिरोही में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुकला और इसमें किए गए पत्थरों की नक्काशी से अचंभित कर देता है, जिसकी आंतरिक सजा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया है, जिनकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देख करके पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिरों के आसपास की हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कब बनाए गए हैं? 12वीं-13वीं शताब्दी में बने हुए, ध्यान रखना। नक्की झील, माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील मानी जाती है। मानव निर्मित झील है, लगभग 80 फीट गहरी और 1/4 मील चौड़ी। इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। आप माउंट आबू जा रहे हैं और नक्की झील नहीं देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कई किंवदंतियों में एक किंवदंती है कि इस झील को देवताओं ने
नाखूनों से खोद करके इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसका नाम नक्की, नक यानी नाखून है। नक्की जो नाम पड़ा नाखूनों से खोद करके किया देवताओं ने। इसी नक्की झील के पास 1948 ईस्वी में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया है, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए यहाँ पर यदि जो सेल्फी ले लेते हैं तो भाई साहब लाखों लाइक्स बढ़ जाते हैं। प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वेदियों और चारों तरफ प्राकृतिक छटा, रोमानी कल्पित और अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले तथा आकर्षण भरे स्थल को देखने के यहाँ पर बाध्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टोंक। टोंक जिले बिसलपुर बांध। टोंक में बात करेंगे बिसलपुर बांध राजस्थान राज्य की जयपुर राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बिसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो बनास नदी पर निर्मित है। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति इसी से होती है। यह टोंक जिले के देवली के पास में है। 1999 में बनकर के ये तैयार होता है और ये बांध राज्य के कई क्षेत्रों में पानी सप्लाई करने के साथ साथ महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, फिर बात करते हैं सुनहरी कोटी। सुनहरी कोटी टोंक जिले में सुनहरी कोटी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोटी या गोल्डन मैंसन है जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआं के पास में है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप का साधारण लगती है, लेकिन आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक और इससे नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोटी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने के साथ अद्भुत ग्लासों और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्र मुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोटी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। ठीक है, सुनहरी कोटी इंपोर्टेंट है, वीडियो में पूछा था अभी सुनहरी कोटी, और भी कई एग्जामों में पूछा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। 5600 वर्ष पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से यहाँ लोग जो दुखों से मुक्ति और देवता का आशीर्वाद के लिए यहाँ आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता है यह मंदिर। टोंक से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री गंगानगर। अगला जिला कौन सा आ रहा है? श्री गंगानगर है, जिसे राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का भंडार श्री गंगानगर को कहा जाता है। चले तो इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल देख रहे हैं? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा जोड़ जी की प्रेरणा से अधर्मी मस्सा रंग का सिर काट कर इस गुरुद्वारे में लाया गया। इसी कारण इसे गुरुद्वारे को बुड्ढा जोड़ कहा जाता है। हिंदुमल कोट सीमा। हिंदुमल कोट सीमा जो पाकिस्तान की जो सीमा है राजस्थान में जो शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है? गंगानगर के हिंदुमल कोट से और लास्ट में बाड़मेर का बाकासर गांव सागढ़ तहसील तक इसकी सीमा लगी हुई है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की। तो हिंदुमल कोट सीमा गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम को 5:30 बजे के बीच पर्यटकों के लिए खुला रहता है। आप जा करके उस सीमा पर देख सकते हैं।
फिर बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर जिला झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेक सिटी उदयपुर। पिछोला झील जिसमें अपन बात करेंगे पिछोला झील है। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता चमकता है। पिछोला झील के पिछोला गांव के कारण झील का नाम पिछोला नाम रखा गया है। और इस झील में जगनिवास और जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित हैं। जगनिवास और जग मंदिर द्वीप है, महल भी बने हुए हैं। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस भी इसी झील के किनारे हैं। और सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों का आकर्षित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फतेह सागर झील। पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। ठीक है, सौर वेधशाला। पहले इसे कनोट बांध कहा जाता है। फतेह सागर झील को पहले कनोट बांध कहा जाता है क्योंकि इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनोट ने रखी थी। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनोट ने इसकी नींव रखी थी। और इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। देवाली तालाब महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो फतेह सिंह के नाम पर इसका नाम फतेह सागर झील रख दिया गया क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा किया गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया है? संग्राम सिंह द्वितीय। महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फंवारे, मंडप, कमल कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल 1952 में देवीलाल जी सांबर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1952 में देवीलाल सांबर भारतीय लोक कला मंडल। इंपोर्टेंट, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है। उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहार, लोक कला और लोकगीतों के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा ये एक म्यूजियम भी है, संग्रहालय है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है भारतीय लोक कला मंडल में उदयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं नागदा। 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहस्त्रबाहु जिसको सास बाहु का मंदिर भी कहते हैं, सास बाहु का मंदिर है, सहस्त्रबाहु मंदिर है जो लोग आम लोग जो है सास बाहु के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित इस यहाँ पर जो मंदिर है वास्तु शिल्प अतुलनीय है जिसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसके अलावा और भी आप जानकारी प्राप्त करो, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो जो चीजें लिखी हुई है ये तो अपन इसको तो याद करना ही करना, याद होनी चाहिए। यदि आप राजस्थान में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें जो चीजें लिखी हुई है ये तो अपने को सारी याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इसको अपन पूरा तो नहीं कह सकते हैं कि यही से अपना सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। चलो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कौन कौन से अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं?
मेयो कॉलेज की स्थापना कौन से वर्ष होती है? कहाँ है मेयो कॉलेज? अजमेर में है और इसकी स्थापना होती है 1875 में होती है। एक अंग्रेजों के समय रिचर्ड बॉर्क ने इसकी स्थापना की है। रिचर्ड बॉर्क ने इसकी स्थापना की है मेयो कॉलेज की, राम सिंह द्वितीय के समय 1875 में, अभी अजमेर में। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि उन्हें राजस्थान में एक जहांगीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो कर्नल जेम्स टोड जी इसके लिए बेसरोड गढ़ की बात की थी। चित्तौड़गढ़ बेसरोड, जिस राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया 1699 ईस्वी में, सॉरी 1799 में, 1799 में, है ना, 1799 ईस्वी में। और इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार है हवा महल के। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम सीकर जिले में है। मानगढ़ धाम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व है? तो मानगढ़ धाम का ध्यान रखना, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान गुजरात की सीमा पर है। यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी जी के जो संघ सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, 17 नवंबर 1913 को संघ सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जिसमें अंग्रेजी सेना द्वारा गोलियां चलाने से 1500 भील शहीद हो जाते हैं। इस राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। फिर बात करें जैसलमेर के 4 प्रमुख पर्यटन स्थल का नाम बताइए। जैसलमेर में तो अपन बता सकते हैं, यहाँ पर एक तो जैसलमेर का किला है, डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान है, पटुओं की हवेली है, गुमान सिंह के द्वारा बनी हुई पटुओं की हवेली है, और इसके अलावा यहाँ पर तन्नोट माता जी का मंदिर है, रामदेवरा मंदिर है, रामदेवरा, और बड़ा बाग की छतरी, बड़ा बाग जो जैसलमेर का शाही शमशान घाट है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ताल छापर अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण क्या है? कृष्ण मृग काले हिरण है। 12 में स्थित सीताबाड़ी का महत्व बताइए। सीताबाड़ी जो लक्ष्मण जी और सीता जी का यहाँ विशेष महत्व है, और सीताबाड़ी में ही, इसी क्षेत्र में ही राम और सीता के लव कुश का जन्म हुआ है, और यहाँ मेला भी बढ़ता है सीताबाड़ी का। ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है सीताबाड़ी का मेला, जो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब और कहाँ हुआ? भवानी नाट्यशाला कहाँ है जी? झालावाड़ में है, और इसका निर्माण 1921 में हुआ है। मिलाना है, देखिए अगला प्रश्न में। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कत्रियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय से संबंधित खेतड़ी महल झुंझुनू में। सुंदा माता जालोर में। आगे ये भी प्रश्नों को आप विशेष तौर से ध्यान में रखना है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़, सोनी जी की नसिया, लक्ष्मणगढ़ का किला, फतेहपुर शहर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जोड़ा नागौर और मंडावा। ठीक है। और अगले प्रश्न में देखे तो शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के 5 धार्मिक पर्यटन स्थल, जयपुर शहर के उन आकर्षण का वर्णन कीजिए जो विदेशी पर्यटकों को सबसे प्रिय शहर बना दिया। तो ये हुआ अपना प्रमुख पर्यटन स्थल है। कैसा रहा और किस किस ने पढ़ा देखिए लास्ट तक, वीडियो में कमेंट करके बताना। और यदि लाइव भी चालू करना है तो आप बता दीजिए। इस क्लास को अपन प्रतिदिन शाम को लाइव भी रख देंगे, ताकि जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना होता है तो आप तुरंत उस समय पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने